हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की यूनिट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विषम चक्रीय यौगिक स्टार्ट करने वाले हैं। विषम चक्रीय यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड ईयर की यूनिट सेकंड है। आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विषम चक्रीय यौगिक होते क्या हैं। विषम चक्रीय कंपाउंड या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं विषम चक्रीय यौगिक। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक ऐसे स्थायी वलय युक्त संरचना युक्त यौगिक जिनकी वलय में कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित होता है। देखो, अगर हम सभी सम परमाणु की बात करें तो हम अगर बेंजीन को देखें तो बेंजीन में सभी कार्बन 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 कार्बन, तो सभी परमाणु क्या है? सम। सभी परमाणु है सम है। ये भी स्थायी वलय है, स्थायी वलय संरचना युक्त यौगिक है। लेकिन अगर हम इस वलय में से किसी एक सम परमाणु को हटाकर उसकी जगह कोई अन्य परमाणु जैसे कि नाइट्रोजन जोड़ दें तो उस कंडीशन में वो विषम चक्रीय यौगिक बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर किसी वलय में कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित होता है तो उस कंडीशन में वो यौगिक विषम चक्रीय यौगिक कहलाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, अगर यह नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता तो ये बेंजीन होता, अगर हम नाइट्रोजन नहीं लगाएं तो ये बेंजीन होगा और इस कंडीशन में ये विषम चक्रीय यौगिक नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम इसे विषम चक्रीय यौगिक करना है तो अगर हम विषम परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं पहले ये देख लेते हैं। विषम परमाणु नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। ठीक है, ये विषम परमाणु हो सकते हैं और धीरे धीरे डिटेल में हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दिए हैं उसके अकॉर्डिंग विषम परमाणु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर हैं। तो अगर हम विषम परमाणु नाइट्रोजन को ऐड कर देते हैं तो नाइट्रोजन ये अब बेंजीन से अब एक जो यौगिक बना है ये एक विषम चक्रीय यौगिक है इसका नाम क्या होता है? पिरिडीन। इसका नाम होता है पिरिडीन। तो विषम चक्रीय यौगिक क्या होंगे? ऐसी स्थायी वलय संरचना युक्त यौगिक जिनकी वलय में कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित होता है। और साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी और है, उसमें एरोमेटिक गुण भी उपस्थित होने चाहिए। उसमें एरोमेटिक गुण भी उपस्थित होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। देखते हैं जैसे आपके सिलेबस में कौन कौन से विषम चक्रीय परमाणु दिए गए हैं। सबसे पहले हम वह देखते हैं। जैसे आपके सिलेबस में दिया है, सबसे पहला एग्जाम्पल है ये विषम चक्रीय यौगिक है। अब विषम चक्रीय यौगिक का मतलब है उसमें चक्रीय संरचना होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं कहा कि उसमें 6 सदस्य ही होने चाहिए, सदस्य 5 भी हो सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। चक्रीय यौगिक होना चाहिए और उसमें कम से कम एक विषम परमाणु होना चाहिए, उसके अलावा एरोमेटिसिटी होनी ही चाहिए। जैसे इसका नाम होता है पिरोल। ये क्या है? पिरोल। ये भी एक चक्रीय संरचना है जिसमें एक विषम परमाणु है और इसलिए ये एक विषम चक्रीय यौगिक है जिसका नाम क्या है? पिरोल। दूसरा एग्जांपल है आपके सिलेबस में, ये है फ्यूरिन।
ये है फ्यूरेन। तीसरा एग्जाम्पल है इसका नाम है थायोफीन। एक और एग्जाम्पल पिरिडीन, जो कि मैं अभी बना चुकी हूं इससे पहले, जो मैंने बेंजीन में एक कार्बन को हटा के बनाया था, या नाइट्रोजन लगा दिया। इसका नाम है पिरिडीन। तो विषम चक्रीय क्या यौगिक कौन से होते हैं? जिनमें चक्रीय संरचना होती है और चक्रीय संरचना के साथ कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित होता है। ये भी विषम परमाणु, ये विषम परमाणु उपस्थित है, ये भी विषम परमाणु उपस्थित है। तो ये सभी विषम चक्रीय यौगिक हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट है विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण, तो मैं हेडिंग लिखती हूं। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे विषम विषम चक्रीय यौगिकों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम नामकरण करेंगे ऐसे कंपाउंड्स का जिनमें कम से कम एक विषम परमाणु उपस्थित होता है। तो इनके नामकरण करते समय हमें जो यौगिक का नाम लिखना होता है उस यौगिक के नाम के यौगिक के नाम के यौगिक के नाम के यौगिक के नाम के तीन भाग होते हैं। तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब 1, 2 एंड 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो उसका जो नाम होगा वो तीन भागों से मिलकर बना होगा, जिसमें सबसे पहला होगा पूर्व लग्न, पूर्व लग्न या फिर प्रेफिक्स। दूसरा होगा मध्य भाग, और इसे हम स्टेम भी कह सकते हैं, और लास्ट में है अनुलग्न। तो इस तरह से तीन भागों से मिलकर विषम चक्रीय यौगिक का नाम बना होता है। अगर विषम चक्रीय यौगिक का हम नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हमें उसका पूर्व लग्न लगाना सीखना होगा, फिर उसका मध्य भाग कौन सा होता है वो सीखना होगा, और फिर उसके बाद अनुलग्न कैसे लगाया जाता है वो सीखना होगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पूर्व लग्न। कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो उसमें पूर्व लग्न कैसे लगाएंगे। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पूर्व लग्न कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम पूर्व लग्न। पूर्व लग्न, पूर्व लग्न कैसे लिखते हैं? विषम चक्रीय यौगिकों के नाम के पूर्व लग्न का निर्धारण वलय में उपस्थित विषम परमाणुओं के आधार पर किया जाता है। आप ये देखो वलय, इसमें विषम परमाणु क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। तो हम पूर्व लग्न का जो निर्धारण करेंगे वो इन्हीं के बेसिस पर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन पिरोल पेरिडीन में सेम है, इनके बेसिस पर हम पूर्व लग्न का निर्धारण करते हैं। पूर्व लग्न का निर्धारण करते हैं, जैसे हम सबसे पहले एक तरफ लिख रहे हैं विषम परमाणु, तो मैं लिखती हूं विषम परमाणु, एक तरफ लिख देते हैं हम विषम परमाणु, विषम परमाणु, और एक तरफ लिखते हैं कि उसका पूर्व लग्न क्या होगा, उसका पूर्व लग्न क्या होगा, विषम परमाणु और उसका पूर्व लग्न। तो सबसे पहले अगर नाइट्रोजन है, फर्स्ट अगर नाइट्रोजन है विषम परमाणु वलय में, विषम परमाणु के रूप में नाइट्रोजन है, तो उसके लिए हम लगाएंगे एजा। उसके लिए हम क्या लगाएंगे? एजा। अगर विषम परमाणु नाइट्रोजन है तो उसके लिए हमें लगाना होता है एजा। हिंदी में अगर लिखना चाहें तो एजा। अगर विषम परमाणु के रूप में ऑक्सीजन है, विषम परमाणु के रूप में अगर ऑक्सीजन है तो उसके लिए हमें लगाना पड़ता है ऑक्सा।
OXA या फिर ऑक्सा। अगर विषम परमाणु के रूप में सल्फर है, तीसरा लिखते हैं हम सल्फर। अगर विषम परमाणु के रूप में सल्फर है तो सल्फर के लिए हमें लेना पड़ता है थाया या फिर थिया, THIA, थिया, हिंदी में लिखेंगे थाया। और लास्ट एक और विषम परमाणु हो सकता है जो है फास्फोरस। अगर विषम परमाणु के रूप में फास्फोरस है तो उसका लगाएंगे फास्फा, फास्फा। फास्फा। तो अब पूर्णांक का निर्धारण करना है। तो अगर हमें कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हमें सबसे पहले पूर्णांक लगाना है तो हम पहचानेंगे, अगर नाइट्रोजन है तो एजा लगा देंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सा लगा देंगे, सल्फर है तो थिया लगा देंगे, थाया लगा देंगे और फास्फोरस है तो फॉस्फा लगा देंगे। तो इस आधार पर पूर्णांक आपको 4 ही याद करने हैं। 4 अगर आप चाहो तो 2 और हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेकिन आपके सिलेबस में जो ज्यादा यूज होते हैं वो यही है, पर मैं सिलिकॉन जर्मेनियम का भी लिख देती हूँ। 5वां है, अगर सिलिकॉन है तो लिखते हैं सिला, सिला। और 6वां, अगर जर्मेनियम है तो लिखते हैं जर्मा। आपको जो याद करने हैं वो मोस्ट सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और ज्यादा से ज्यादा फास्फोरस। सिलिकॉन, जर्मेनियम अभी आपके सिलेबस में काम नहीं आएंगे। तो नाइट्रोजन के लिए पूर्णांक क्या कहीं पे भी कोई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और अगर वहां पे नाइट्रोजन है तो हमें पूर्णांक एजा लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सा लेना पड़ेगा, सल्फर है तो थिया लेना पड़ेगा और फास्फोरस है तो फास्फो लेना पड़ेगा। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। पूर्वलग्न कि हम पूर्वलग्न कैसे लगाते हैं। तो नामकरण का एक भाग हमारा क्लियर हो गया, पूर्वलग्न। अब हम सेकंड लेते हैं मध्य भाग। मध्य भाग कैसे लिखते हैं? मध्य भाग, अब सेकंड लेते हैं मध्य भाग। मध्य भाग, सेकंड मध्य भाग में क्या करते हैं? मध्य भाग से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बतानी है, पहले इसे हम मध्य भाग को बाद में चालू करेंगे, पहले इसी का एक पॉइंट, कुछ पॉइंट्स हैं उनको और बताते हैं। पॉइंट्स ये हैं कि अभी हमने ये देखा, अगर नाइट्रोजन उपस्थित है तो हम क्या लगा देंगे? एजा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सा, सल्फर है थिया, फास्फोरस है तो फॉस्फा। लेकिन अगर इनकी संख्या 1 है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर इनकी संख्या 1 से ज्यादा है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन 2 है या फिर नाइट्रोजन के साथ साथ हो सकता है ऑक्सीजन भी हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो हम लिख रहे हैं, यदि किसी यौगिक में एक से अधिक, फर्स्ट कंडीशन लिख रही हूं, केस फर्स्ट लिखते हैं। केस फर्स्ट क्या होगा? केस फर्स्ट है, यदि किसी यौगिक में एक से अधिक विषम परमाणु हो। अगर एक है तो चलेगा काम, एजा, नाइट्रोजन है तो एजा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सा लगा दे। लेकिन अगर एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हैं तो क्या होगा? विषम परमाणु उपस्थित हैं तो इस कंडीशन में 2 स्थितियां बनती हैं, 2 पॉसिबिलिटियां हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट ये है, अब एक से अधिक विषम परमाणु हैं तो ये भी हो सकता है कि दोनों विषम, एक से अधिक, अगर हम मानते हैं 2 विषम परमाणु हैं तो अगर वो दोनों सेम है, और ये भी हो सकता है वो दोनों अलग है। तो फर्स्ट कंडीशन है जब समान
एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हो, मतलब दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो, सल्फर सल्फर हो, तो दोनों विषम परमाणु कैसे हो, वलय में सेम हो। दूसरी कंडीशन ये है कि जब भिन्न भिन्न विषम परमाणु उपस्थित हो। कैसे, मान लो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी हो सकता है, इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ सल्फर हो जाए, मतलब दो भिन्न भिन्न विषम परमाणु होने चाहिए। तो दो केस बनते हैं। फर्स्ट है जब समान एक से अधिक जो विषम परमाणु है, एक से अधिक है, मान लिया दो हैं, तो वो समान हो सकता है दोनों भिन्न हो। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाली कंडीशन को लेते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या होगा, क्या है, जब समान एक से अधिक विषम परमाणु, हम इस वाली कंडीशन को देख रहे हैं यहाँ पे, जब समान एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित होते हैं तो पूर्व लग्न से पहले हमें डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्द जोड़ने होते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल है, यदि किसी यौगिक में दो नाइट्रोजन परमाणु हैं, यदि किसी यौगिक में कितने नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन परमाणु हैं, नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, और दो ऑक्सीजन है, मान लो दो ही ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं, तो उस केस में अब अगर हम इसमें पूर्व लग्न देखें और इसमें पूर्व लग्न देखें, तो दो नाइट्रोजन परमाणु वाली स्थिति में पूर्व लग्न क्या आएगा, डाई लगा दिया। अब आप जाके देखते हैं नाइट्रोजन के लिए पूर्व लग्न क्या है, एजा, क्या है, एजा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डाई एजा। इसी तरह दो ऑक्सीजन है तो हमें दो के लिए क्या लेना पड़ेगा, डाई, और ऑक्सीजन के लिए क्या लेते हैं, ऑक्सा, तो हम ऑक्सा ले लेते हैं, तो यहां लिखेंगे डाई ऑक्सा। तो इस तरह से अगर दो समान परमाणु हैं, दो नाइट्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, तो हम क्या लगा लेंगे, डाई, तीन है तो ट्राई, तो डाई ट्राई टेट्रा आदि शब्द जोड़ते हैं। ये तो हो गई फर्स्ट वाली कंडीशन। अब इसके बाद है सेकंड, जब दो नाइट्रोजन ना हो, समान ना हो, अलग अलग परमाणु हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अगर दूसरी कंडीशन को मैं ले रही हूं, दूसरी कंडीशन में जब भिन्न भिन्न परमाणु उपस्थित हैं, किसमें, वलय में, यदि किसी वलय में किसी विषम चक्रीय यौगिक में एक से अधिक और भिन्न भिन्न विषम परमाणु उपस्थित होते हैं, तो इस स्थिति में पूर्व लग्न का निर्धारण प्रायिकता के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं, प्रायिकता के आधार पर करते हैं कि किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे और किसको प्रायोरिटी कम देंगे। जैसे दो है, अगर एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों एक ही वलय में जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी, किसका नाम पहले लिखा जाएगा और किसका नाम बाद में, नाम दोनों की लिखना पड़ेगा, क्योंकि डाई ट्राई लिखने से काम नहीं चलेगा, दोनों सेम नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का नाम लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले किसका नाम लिखना पड़ेगा उसे हम प्रायिकता के आधार पर देखेंगे, हम प्रायोरिटी किसको देखेंगे। इसके लिए क्या है, इसके लिए दो नियम है, इसके लिए दो नियम दिए गए हैं, इन दो नियमों के आधार पर हम देखेंगे कि प्रायोरिटी किसको ज्यादा है। तो इसमें फर्स्ट नियम देखते हैं। फर्स्ट नियम है, यदि दोनों विषम परमाणु आवर्त सारणी के अलग अलग वर्गों के हैं, दोनों जो दो विषम परमाणु हैं
अलग अलग वर्गों के हैं, अलग अलग वर्गों के हैं, वर्गों के दोनों विषम परमाणु अलग अलग वर्गों के हैं, तो प्रायोरिटी प्रायिकता तो प्रायोरिटी उस परमाणु को मिलती है जो आवर्त सारणी में उच्च वर्ग में आता है, उच्च वर्ग में आता है, जो उच्च वर्ग में आता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यदि किसी यौगिक में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, पहले मैं इसको जैसा हमने माना नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन, ये दोनों जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो हम नाइट्रोजन का नाम पहले लिखेंगे या ऑक्सीजन का नाम। इसके लिए हमें प्रायिकता प्रायोरिटी देखनी होगी कि किसको प्रायोरिटी पहले दें, और उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो दोनों अलग अलग वर्गों के हैं तो हमें उसको प्रायोरिटी पहले देंगे जो उच्च वर्ग में आता है। तो प्रायिकता ऑक्सीजन, तो इसमें प्रायिकता होती है वो ऑक्सीजन परमाणु को मिलती है। अब ये तो मैंने रिजल्ट बता दिया कि ऑक्सीजन परमाणु को प्रायिकता मिलती है, लेकिन रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन आवर्त सारणी के ये आता है 16वें वर्ग में, ये आता है 16वें वर्ग में, और नाइट्रोजन आता है 15वें वर्ग में। और मैंने आपको अभी बताया है कि प्रायोरिटी उसको मिलेगी जो उच्च वर्ग में हो। उच्च वर्ग मतलब 16वां वर्ग, 15 से बड़ा उच्च, 15 से उच्च 16 होगा, तो प्रायोरिटी पहले किसको मिलेगी, ऑक्सीजन को मिलेगी। इसका मतलब अगर किसी में पूर्व लग्न लगाना है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित हैं, तो पूर्व लग्न क्या बनेगा, मैं पूर्व लग्न बना के दिखाती हूँ। पूर्व लग्न हमें नाइट ऑक्सीजन को पहले प्रायोरिटी देनी है, तो पहले क्या लेंगे, ऑक्सा ले लिया, प्लस फिर उसके बाद हमें नाइट्रोजन पूर्व लग्न भी लगाना है, तो क्या लिखेंगे, एजा, तो बराबर क्या हो जाएगा, ऑक्सा एजा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। जब दोनों अलग अलग वर्गों के हो, तो जिसका वर्ग बड़ा होता है उसको प्रायोरिटी पहले देते हैं। ऑक्सीजन पहले प्रायोरिटी है, इसलिए इसका नाम पहले पूर्व लग्न लिखा, इसका पूर्व लग्न इसके बाद में, और दोनों को कंबाइन करके नाम लिख दिया पूर्व लग्न ऑक्सेजा। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर दोनों सेम वर्ग के हों, यदि किसी यौगिक में उपस्थित भिन्न भिन्न विषम परमाणु आवर्त सारणी के सेम वर्ग, एक ही वर्ग के सदस्य हो, तो अब हम प्रायिकता किसको देंगे, तो उस कंडीशन में प्रायिकता किसको दी जाएगी, प्रायिकता उस परमाणु को मिलती है जिसका परमाणु क्रमांक कम होता है। परमाणु क्रमांक कैसा होना चाहिए, कम। जिसका परमाणु क्रमांक कम होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है, यदि किसी यौगिक में एक ऑक्सीजन है और एक सल्फर है, अगर ऑक्सीजन और सल्फर दोनों को ही देखें तो ये दोनों ही वर्ग 16वें वर्ग के सदस्य हैं। लेकिन अब हम प्रायोरिटी कैसे देखें, अगर वर्ग अलग अलग होते 15 और 16 में से, तो हम बड़े वर्ग को ले लेते, उसका नाम पहले लिख देते। अब इसमें कंडीशन आ गई कि दोनों ही एक ही वर्ग के हैं, 16वें वर्ग के हैं, तो अब हम ऑक्सीजन को पहले लिखेंगे, ऑक्सीजन का पूर्व लग्न पहले लगाएंगे, या फिर सल्फर का। तो हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे परमाणु क्रमांक के बेसिस पर। हमें देखना होगा कि किसका परमाणु क्रमांक कम है और किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है। हम देखते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक सल्फर से कम होता है, ऑक्सीजन इसका कम होता है और इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है। तो अब वही पूर्व लग्न कैसे बनेगा देखते हैं। अब पूर्व लग्न कैसे लगाएंगे, देखो, अब हम सबसे पहले कम वाला लेना है, तो हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन के लिए क्या था देखते हैं, ऑक्सीजन के लिए क्या है, ऑक्सा, तो हमें लेना ऑक्सा, और सल्फर के लिए क्या है, थिया। ठीक है, पहुंचते हैं वही। तो ऑक्सीजन कम है, कम परमाणु क्रमांक वाला है, तो इसको पहले लिखेंगे, तो इसका क्या आएगा, OXA, ऑक्सा। सल्फर कम वाला है तो इसे बाद में लिखेंगे, थिया, तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्सा थिया।
तो इसका नाम क्या हो गया, ऑक्साथिया। तो अब पूर्व लग्न क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन और सल्फर, किसी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ऑक्सीजन और सल्फर उपस्थित है तो उसका पूर्व लग्न क्या होगा, ऑक्साथिया। और किसी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है तो उसका पूर्व लग्न क्या होगा, ऑक्सेजा। तो इस तरह से हम पूर्व लग्न लगाते हैं, जो कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के नामकरण का पहला भाग है। देखते हैं, तो हमने सबसे पहले पूर्वलंग, रिपीट करती हूँ, विषम चक्रीय यौगिकों के नामकरण हम 3 भागों में करते हैं। सबसे पहला होता है पूर्वलंग, दूसरा होता है मध्य भाग जो कि अभी हमने चालू नहीं किया है, और तीसरा है अनुलग्न। अभी हमारा पूर्वलग्न ही चल रहा था। पूर्वलग्न में सबसे पहले हमने पूर्वलग्न देखा, अगर विषम परमाणु नाइट्रोजन है तो पूर्वलग्न एजा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सेजा, सल्फर है तो थिया, फास्फोरस है तो फास्फोरस, सिलिकॉन, जर्मेनियम ज्यादा काम नहीं आएंगे। इसके बाद हमने सेकंड देखा, केस फर्स्ट लगा के, अगर यदि किसी यौगिक में एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हो, अब एक वाली तो नाइट्रोजन है तो एजा लगा देंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सा लगा देंगे, लेकिन अगर 2 विषम परमाणु उपस्थित हो जाएं तो उस कंडीशन में 2 स्थितियां होती हैं। अगर एक से अधिक विषम परमाणु समान, एक मिनट, ये रहा समान, अगर समान एक से अधिक विषम परमाणु उपस्थित हैं तो उस कंडीशन में, और भिन्न भिन्न विषम परमाणु उपस्थित हैं उस कंडीशन में क्या होगा। अगर फर्स्ट कंडीशन हमने देखी थी, अगर समान है तो क्या लगा देंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा। जैसे 2 नाइट्रोजन है तो डाई एजा, 2 ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्सा, ऐसे ही 2 सल्फर हो तो डाई थिया। अब इसके बाद नेक्स्ट है, अगर भिन्न भिन्न परमाणु हो, दूसरा केस था भिन्न भिन्न परमाणु उपस्थित हो, तो हमें पहले देखना पड़ता है प्रायोरिटी। जैसे 2 भिन्न परमाणु हैं, एक है नाइट्रोजन एक है ऑक्सीजन, तो नाम दोनों का लिखना पड़ेगा पूर्वलग्न के रूप में, लेकिन पहले किसका लिखेंगे उसके लिए हमें पहले प्रायोरिटी देखनी पड़ती है, प्रायिकता किसको देंगे। उसके लिए हमें 2 नियम है, 2 नियम। पहला नियम है, अगर दोनों अलग अलग वर्गों के, जैसे ये दोनों ही, एक तो 15वें वर्ग का है एक 16वें वर्ग का है, तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे जिसका वर्ग क्या है, उच्च वर्ग है। उच्च वर्ग है उसको प्रायोरिटी पहले देंगे, इसीलिए हम ऑक्सीजन को पहले देंगे। तो पूर्वलग्न क्या बनेगा, ऑक्सीजन का ऑक्सा, और नाइट्रोजन को बाद में एजा, तो क्या बन गया, ऑक्सेजा। ऑक्सेजा। इसके बाद दोनों सेम वर्ग के हैं, अब हमने ऑक्सीजन लिया और सल्फर लिया, अब इन दोनों को देखा तो इन दोनों का वर्ग तो सेम ही आ गया। अभी तो हमने देखा था वर्गों के आधार पर देख लेंगे, लेकिन अगर वर्ग ही सेम हो गया तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, जिसका परमाणु क्रमांक कम होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कम होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है। तो पूर्वलग्न में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सा प्लस थिया, तो क्या नाम हो जाएगा उसका, ऑक्सा थिया। यहाँ पे पूर्वलग्न वाला टॉपिक, हम पूर्वलग्न कैसे लिखते हैं वो कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं मध्य भाग। मध्य भाग, अब हम मध्य भाग का नाम कैसे लिखते हैं। मध्य भाग, कौन सा भाग मध्य भाग होता है, पूर्वलग्न तो कौन सा होता है, जो विषम परमाणु जुड़ा है वो वाला भाग तो पूर्वलग्न के रूप में लिखा जाता है। अब मध्य भाग के रूप में किसको लिखते हैं, विषम चक्रीय यौगिकों के नाम मध्य भाग का निर्धारण वलय का आकार पर निर्भर करते हैं। वलय, वलय का आकार, वलय का आकार क्या दिया हुआ है इस पर निर्भरता होती है। वलय हो सकता है 5 सदस्यीय वलय हो सकता है 6 सदस्यीय वलय हो सकता है 3 सदस्यीय वलय हो सकता है 4 सदस्यीय वलय। तो इन वलयों की आकार के आधार पर मध्य भाग का नाम लिखते हैं। आपकी जो सिलेबस है उसमें 5 और 6 के लिए है, लेकिन मैं आपको 3 और 4 के लिए भी मध्य भाग का नाम लिखा दूंगी। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ, एक तरफ लिखती हूँ वलय में उपस्थित सदस्यों की संख्या, इधर लिखती हूँ वलय में उपस्थित सदस्यों की संख्या, और एक तरफ हम लिखेंगे कि मध्य भाग, उस कंडीशन में मध्य भाग का नाम क्या होगा, मध्य भाग का नाम क्या होगा। तो मध्य भाग का नाम देखते हैं। अगर 3 सदस्यीय वलय है, कितने सदस्यीय वलय है, 3, तो 3 सदस्यीय वलय की कंडीशन में मध्य भाग के लिए हमें यूज करना पड़ेगा IR। अगर 4 सदस्यीय वलय है तो 4 सदस्यीय वलय के लिए हमें यूज करना पड़ेगा ET, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में 5 और 6 सदस्यीय वलय है, वो आपको जरूर याद करना है। और अगर 5
सदस्य वाले दी है तो उसके लिए क्या हो जाएगा ऑल, और 6 सदस्य वाले है उसके लिए हो जाएगा इन। तो आपको जो याद करना है वो है इंपॉर्टेंट है, 5 सदस्यीय वलय का याद होना चाहिए और 6 सदस्यीय वलय का याद होना चाहिए। तो 5 सदस्यीय वलय के लिए हम क्या लगाएंगे, अगर कोई भी 5 सदस्यीय वलय है तो ऑल, और 6 सदस्यीय वलय है तो इन यूज करते हैं। ये हो गया मध्य भाग का नामकरण। इसके बाद थर्ड स्टार्ट होगा अनुलग्न। तीसरा पॉइंट कौन सा है, अनुलग्न। अनुलग्न। अब अनुलग्न का नामकरण कैसे करते हैं इसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके।